समझ नहीं आ रहा, जब तक गांव वालों को भोज नहीं कराते तब तक ये लोग इस शादी को शादी तो मानेंगे नहीं। और पूरे गांव को भोज कराने के लिए तो कितने पैसे लग जाएंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? देखो गिरिजा, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। भोज ही कराना है ना, करा देंगे। क्या क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें कितनी बार कहा है मटके का ठंडा पानी मत पिया करो। रुको, मैं पानी लाई। ये लो, पानी पियो। जगत जगत जा, अब विमल भाई साहब को जाके जल्दी से बुला के ला। ठीक है माँ, जल्दी जा। नवल क्या हुआ? चाचा, चाचा। अरे कौन है रे? बापू साहब की तबीयत खराब हो गई चाचा, चलो ना चाचा। तेरी माँ को जो कुछ करना है ना वो खुद कर लेगी, मेरे को छोड़ दो। चाचा, मासी। कहीं है? क्यों इतनी रात में शोर मचा रहे हैं? बापू साहब की तबीयत खराब हो गई है, चलिए ना, देखिए ना क्या हुआ है। तेरा के दिमाग खराब हो गया है क्या? आज तक कोई थारे घर में आया हो जो अब मैं उंगली जाए ऐसे? मासी, चल। मासी। क्या हुआ बापू साहब? बापू साहब, बापू साहब। भाई मुझे तो चिंता हो रही है इस बच्चे की। अब ये नवल तो मर गया, पर ये बच्चा तो अब हमेशा के लिए नाजायज की औलाद नहीं कहलाएगा। चलो भाई, चलो 4 लोग कंधा दे दो भाई। जब तक गांव वालों को भोज नहीं मिल जाता तब तक इस शादी को यहां कोई नहीं मानता। भोज तो करवाया नहीं किसी को, पर हाँ जोश ही जोश में वो काम जरूर कर गए जो सबके बाद में आता है, बच्चा। अरे बद्री जी, पुरानी बातों को भूल जाओ। अरे तेज रात खड़ा क्या है? चल। रुको, कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा, और तब तक हाथ नहीं लगाएगा जब तक पूरे गांव को भोज ना करा दूं। ये मेरे बच्चे नाजायज नहीं है, मेरा बच्चा है। अब इस चिता को आग तब लगेगी जब मेरे बच्चे को उसका हक मिलेगा। पर गिरजा देख, जाओ यहाँ से, कोई नहीं चाहिए। चलो 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 भाई, चलो चलो चलो। गिरिजा और नवल की शादी राजस्थान के बरौली गांव में एक छोटे से मंदिर में हुई थी, लेकिन गांव की एक रस्म के मुताबिक इस शादी को तब तक सामाजिक मान्यता नहीं मिल सकती थी जब तक पूरे गांव को भोज न करवाया जाए। गिरिजा और नवल की माली हालत खराब होने की वजह से वो शादी के बाद गांव का भोज नहीं करवा सके, और इसी वजह से गांव में उनका ये रिश्ता और बच्चा नाजायज माना जाने लगा। गिरिजा की हिम्मत और जज्बा काबिले तारीफ था। नवल के अंतिम संस्कार के साथ शायद गिरजा को नवल की विधवा कहलाने और अपने बच्चे को जायज कहलाने के हक की भी आहुति देनी पड़ती, इसलिए उसने फैसला किया नवल के मृत शरीर के साथ सामाजिक शादी करके पूरे गांव को भोज खिलाने का। आखिर कैसी रस्म थी जिसमें 2 इंसानों के रिश्ते की पहचान पूरे गांव को एक वक्त का भोज खिलाने पर टिकी हुई थी? भाई साहब, थोड़ी सी घास ले लो। मुझे नहीं चाहिए आपका घास फूस। थोड़ी सी ले लो भाई साहब। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप ले जाओ।
थारे ताने अंडे कोई काम धंधो को ने भाग अंडा सु दोबारा मत आज काम मांगवा निकले यहाँ से। कैसी हो गिरिजा? शिवराम बता रहा था कि तुम काम ढूंढ रही हो। देखो गिरिजा, मैं तुम्हारी मजबूरियों को समझता ही नहीं, उनका निवारण भी है मेरे पास। बस एक छोटी सी शर्त है। क्या मतलब? शर्त ये कि तुम मुझे समझो और मैं तुम्हें। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे वही कह रहा हूं जो तुम समझ रही हो। हैं? सुहागन तुम्हें बनना है और सुहागरात मुझे मनानी है। चलता हूं गिरिजा। ये ढूंढ रही हो ना? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है, तुम इसे लगाए बिना बाहर जाती नहीं हो। जिस सिंदूर की इज्जत तुम्हारे जीते जी किसी ने नहीं की, उस सिंदूर की इज्जत मैं तुम्हारे जाने के बाद जरूर कराऊंगी। मैं वादा करती हूँ, पूरा गांव हमारी शादी को मानेगा, जरूर मानेगा। आओ भाइयों, आओ आओ देखते हैं इसको। गिरजा, गिरजा, ये सब नहीं चलेगा। ये नवल की लाश जो गड़ी है ना, निकाल दे और इसको फूंक दे। समझ में आया? हम हमारा धर्म बर्बाद नहीं होने देंगे। और याद रख, अगली बार हम आएंगे ना, तुझे और तेरे बच्चे और तेरे पति को फूंक देंगे। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। भोज ही कराना है ना, करा देंगे। जब तक गांव वालों को भोज नहीं मिल जाता, तब तक इस शादी को यहां कोई नहीं मानता। ये बच्चा तो अब हमेशा के लिए नाजायज की औलाद ही कहलाएगा। रात में मुझे 50,000 रुपए चाहिए। ये लो, ये 25,000 रुपए रख। 25,000? आपने तो 50 कहे थे। तो मैं कब मना कर रहा हूं? इन पैसों से पहले तुम शादी कर लो। कल तुम सुहागन बनोगी, हर सुहागरात हम मनाएंगे। फिर ले जाना बाकी के 25,000 रुपए भोज के लिए।
गिर जा तुम, गिर जा। बापू साहब, बापू साहब, बापू साहब, बापू साहब, बापू साहब, बापू साहब। रास्ता दीजिए, रास्ता, रास्ता दीजिए, रास्ता, रास्ता। हम रूम के अंदर आए सर तो देखे बापू साहब नहीं रहे। साहब जैसे ही ये सब हुआ हमने जैम्बे हॉस्पिटल फोन करके डॉक्टर साहब को बुलवाया। उन्होंने ही आने के बाद बताया कि अब बापू साहब नहीं रहे। वो ये भी कह रहे थे कि किसी ने उनको जहर दिया है। किसी पे कोई शक? शक? हमें पूरा यकीन है सर। नवल की बीवी गिरजा का करा कराया ये सब करके भागते हुए देखा था हमने उसको यहाँ से। अली पहले नवल को खा गई, अब बापू साहब को भी नहीं छोड़ा। बापू साहब को इन चीजों का शौक था। किन चीजों? औरतें उनकी कमजोरी थी। उस चुड़ैल ने उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया है। 2 मौतें और दोनों की चश्मदीद सिर्फ गिरजा। अब तक गिरजा का व्यक्तित्व एक किस्मत की मारी अबला की तरह सामने आया था, जो मानसिक, शारीरिक और हर तरह से प्रताड़ित हो रही थी। लेकिन पुरुषोत्तम के बयान ने पुलिस के शक की सुई गिरजा की ओर मोड़ दी। क्या गिरजा सच में किस्मत की मारी एक अभागन थी, जो नवल के साथ अपने रिश्ते और अपने बच्चे को पहचान देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, यहां तक कि मुर्दे के साथ भी शादी करने को तैयार थी? या फिर यह सब उसी की रचाई हुई कुछ साजिश थी? सुनीता दी, विमल भाई साहब घर पर है क्या? उनको जरा घर भेजना ना, मैं आज उनको अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रही हूँ। दिमाग फिर को नहीं गया मारो, जो मारा मर्दाने थारी नजर चढ़ावा दूं। बस 5 मिनट के लिए भेज दो। चल तो थारा काम कर जा, बस 5 बड़े काम करवा दे। अब तुम्हें 4 कंधे तलाशने की कोई जरूरत नहीं है गिरजा, क्योंकि लाश अब शमशान नहीं, जांच के लिए हमारे साथ जाएगी। कुछ सवालों का जवाब भी चाहिए हमें तुमसे। ले चलो। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये सच है कि मेरे और बद्री के बीच में ऐसे संबंध थे, लेकिन ये सब मैंने अपने बच्चे के लिए किया साहब, ताकि उसे कोई नाजायज ना कहे। मैं तो बस नवल से शादी करके गाँव वालों को भोज खिलाने के लिए जो पैसे लगने वाले हैं उसके इंतजाम में लगी थी साहब। इसी बीच मुझे बद्री ने कहा कि वो मुझे पैसे दे सकता है। बस मैंने उसे नहीं मारा साहब। अच्छा चलो गिरजा, हम तुम्हारी इस कहानी पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारे पति नवल और बद्री के मौत के बीच में इतनी समानता कैसे? साहब उस दिन हमारी शादी की सालगिरह थी। नवल काम से घर पर आया, जगत के साथ खेल रहा था। जगत, पानी पियो। जगत, जगत, जगत जा, विमल भाई साहब को जाके जल्दी जल्दी से बुला के ला। जल्दी जा। नवल क्या हुआ? नवल, 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 नवल। देखो गिरजा, अभी तो हम तुम्हें जाने दे रहे हैं, लेकिन अगर एक भी सबूत तुम्हारे खिलाफ मिला तो तुम्हें फिर यहां आना पड़ेगा।
सर, बद्री के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि हार्ट अटैक से पहले उसके शरीर में हुई ऑक्सीजन की कमी किसी जहर की वजह से हुई थी। जहर? यस सर, आर्सेनिक यानी कि सांख्या। इस जहर की वजह से शरीर में तेजी से ऑक्सीजन की कमी होती है। डॉक्टर्स ने यह भी कहा है कि मरते वक्त बद्री ने काफी ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि गिरजा ने ही वो जहर शराब में डालकर उसे दिया हो? एक काम करो, नवल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को स्पेशली चेक करने को कहो। पता करो ये जहर उसकी बॉडी में भी था या नहीं। सर, तब तक गिरजा को अरेस्ट कर उससे अच्छे से पूछताछ करें। नहीं जाहिद, गिरजा एक अनपढ़ औरत है। अगर किसी विक्टिम को मारने के लिए ऐसा जहर इस्तेमाल हुआ है जो इतना रेयर है, तो जरूर उसके पीछे उसके साथ कोई ना कोई है। इस रणनीति को बना के देने वाला दिमाग हो सकता है कहीं और बैठा हो। अगर हम गिरजा को गिरफ्तार ना करें तो हो सकता है उस शख्स तक हम पहुंच जाएं। एक काम करो, अपने कुछ आदमियों को प्लेन कपड़ों में गिरजा के घर के आसपास तैनात करो। पता करो वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, ये सारी रिपोर्ट चाहिए मुझे। सर, देख गिरजा, गांव वाले नहीं मानेंगे जब तक उनके पेट में भोज का खाना नहीं पहुंचेगा। तेरा पति अर्थी तक नहीं पहुंचेगा। पर तू दिल छोटा ना कर, मैं तेरी मदद करूंगा। मैं तुझे पैसे दूंगा गांव वालों को भोज कराने के लिए। पर हां, इसके बदले तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम? तुझे फिर से एक बार ब्याह करना पड़ेगा बद्री से। मैं ये सब नहीं करूंगी। अरे अपना नहीं तो कम से कम बच्चे का तो सोच। देख, ये मत सोच कि लोग क्या कहेंगे। वैसे भी वो लोग तेरे को सती सावित्री नहीं समझते, समझ रही है? सबको समझाऊंगा, बताऊंगा उन्हें कि बद्री ने तेरे साथ ब्याह किया था। समझ रही है ना? हाँ, अब तेरी मर्जी। सरपंच जी, बद्री ने मुझे बताया था कि वो गिरजा को बहुत चाहता है, और बद्री और गिरजा के संबंध कैसे थे ये पूरा गांव जानता है। अगर सरपंच जी मेरी गवाही से काम न चले तो मेरे पास पेश करने के लिए सबूत भी है। मुखिया जी, सबूत है तो सबूत पेश करो। हाँ, ये लीजिए। मुखिया जी, इन फोटो को देखने से पता चलता है कि बद्री और गिरजा के बीच में गहरे संबंध थे, और हमारी तो राय ये है बद्री और गिरजा की शादी करा देनी चाहिए। क्यों भाइयों, आप सब लोग सहमत हो? जय हो। सर, जिस जहर के बारे में आपने हमें बताया था, उस जहर के ट्रेसेस बॉडी से कभी जाते नहीं। सर, इस बॉडी का हमने क्लोजली इंस्पेक्शन करा है, और इस बॉडी के बालों और नाखूनों से हमें आर्सेनिक के ट्रेसेस मिले हैं। व्हाट? सर, क्या बात है जाहिद? सर, गांव से मनीष का कॉल आया था। उसने कहा कि गांव में गिरजा की शादी बद्री की लाश से होने वाली। राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम। और ये जो काम हो रही है बहुत गलत हो रही है। बिल्कुल गलत हो रहा है। राम नाम, राम नाम, बिल्कुल ठीक है। आज नहीं छोड़ेंगे। राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, नाम। पुरुषोत्तम, अर्थी ने नीचे रख। ये पंचायत का हुक्म है, बद्री और गिरजा का ब्याह होएगा। अर्थी उठ चुकी है, वापस जमीन पर नहीं रखी जा सकती। अरे कैसे नहीं रखी जा सकती? सारे गांव को पता है कि बद्री और गिरजा का संबंध था। अब गिरजा बद्री से ब्याह करके अपना कलंक धोना चाहती है, और यही पंचायत का हुक्म भी है। अरे ये उस गिरजा की चाल है, बापू साहब की संपत्ति हड़पना चाहती है वो। देखिए हम शमशान जा रहे हैं, हमारा रास्ता मत रोकिए। ये बात है तेजराज, ऐसे नहीं मानेगो। पंचायत का हुक्म है और हम हुक्म मनवा के रहेंगे। चल जाओ। अरे लेकिन मुखिया जी ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कैसे नहीं हो सकता, ऐसे ही होगा।
गिरजा! तेजराज, बद्री के हाथ से गिरजा के मांग में सिंदूर बढ़वा। देख पुरुषोत्तम, मुखिया का धर्म होता है गांव की मर्यादा का पालन करना, और मैं अपनी मर्यादा का पालन कर रहा हूं। मैं पंचायत से कहकर बद्री की संपत्ति के 2 बराबर हिस्से करवाऊंगा। आधा हिस्सा तुम्हारा और बाकी का आधा हिस्सा गिरजा का। अरे अब जो भी करना है मुखिया जी कर लो, मैं भी चुप बैठने वाला नहीं। इसका फैसला अब कोर्ट में होगा, और एक बात याद रखना, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। क्या हो रहा है यहाँ? क्या मामला है ये? और हाँ पुरुषोत्तम, तुम अपने पिता का शव ले जा सकते हो संस्कार के लिए। जी सर। देखो दरोगा जी, ये हमारे गांव का मामला है, आप बीच में ना पड़ो। मुखिया जी, कानून का मामला है ये। अब आप हमें बताएंगे कि हमें कहां पढ़ना चाहिए और कहां नहीं। इन्वेस्टिगेशन शुरू है, खूनी की तलाश है। खूनी की तलाश? बद्री का खून हुआ था क्या? हाँ, और बहुत जल्द पता चल जाएगा किसने किया। इस गांव में रिश्तों और प्रथाओं के नाम पर एक घिनौना मजाक चल रहा था। गिरजा की शादी फिर से एक मृत व्यक्ति के साथ होने वाली थी, और इस शादी के बदले में जो सौदा गिरजा के साथ किया गया था, वो सौदा था लोभ और लालच का। और इन सब के बीच बड़ा सवाल यह था कि नवल और बद्री के शरीर में यह जहर आया कैसे। सर, ये सबके पीछे मुखिया और गिरजा का हाथ है। बापू सा जमींदार थे हमारे, बहुत पैसा था उनके पास, सबकी नजर उनके पैसे पे थी। ये मुखिया की चाल है सर, उसने गिरजा का इस्तेमाल करके उसकी मदद से हमारे बापू साहब को मार डाला। चल भाई, सीधा लेके जा। हाँ, एक एक इंच नापड़ी है, इधर सुधार नहीं होना चाहिए। रुक जा रुक जा रुक जा भाई, रुक जा। 60 मीटर। ठीक है, आजा। इतनी भी क्या जल्दी है मुखिया जी? बहुत जमीन है बद्री की, लपेटने में थोड़ा टाइम तो लीजिए। क्या बात है? ले चलो। आइए। अरे क्या बात है साहब? अरे बताओ तो सही। सांख्य तो आपको पता होगा। साहब, मारा विश्वास करो, मैं किसी ने को नहीं मारा। आप तो ऐसे घबराए हुए हैं जैसे आपको किसी ने हॉट सीट पर बिठा दिया हो। मैंने आपसे एक आसान सा सवाल पूछा था, जिसका एक आसान सा जवाब देना था आपको। खैर, फिलहाल तो आपकी हालत ऐसी हो रही है जैसे चोर की चोरी पकड़े जाने के बाद होती। माजरा क्या है? साहब, मैं बोले ना कि मारा विश्वास करो, मैं किसी ने को नहीं मारा साहब। ये पुरुषोत्तम मने फंसा रहा है साहब। अरे जीते जी तो बद्री से उसकी कोनी बनी, और मरने के बाद मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है साहब। पुरुषोत्तम नहीं डर था कि बद्री सारे पैसे लुटा देगा। देखो साहब, मैं तो गांव का मुखिया होने के नाते गिरजा की मदद कर रहा था, उसकी मदद की है मैंने, गिरजा को उसका हक दिलाया साहब मैंने। सर, मैंने गांव के लोगों से पूछताछ की, कुछ अंदर की खबर मिली है। कैसी खबर? सर, बद्री और इस श्रीराम में बनती नहीं थी। वो गांव का जमींदार था तो ये गांव का मुखिया, दोनों के बीच अहम की लड़ाई थी। कुछ लोगों ने बताया कि बद्री पैसे के बलबूते पर खुद मुखिया का चुनाव लड़ना चाहता था। मुखिया को तो कई तरह से खतरा था बद्री से। इस पुरुषोत्तम के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, अपने पिता की रंगीन मिजाजी से बहुत परेशान था। उसने कई बार उनको समझाया, लेकिन बद्री ने उसकी सुनी नहीं। नवल की मौत से गिरजा और मुखिया को तो फायदा है, पर पुरुषोत्तम को नहीं। लेकिन बद्री की मौत से इन तीनों का फायदा है।
अपने आदमियों से कहो इन तीनों पर कड़ी निगरानी रखें, सादे कपड़ों में। तब तक हम एक काम करते हैं, पुरुषोत्तम और श्री राम इन दोनों के घरों को तलाशते हैं। अगर इनमें से किसी ने भी उस जहर का इस्तेमाल उस मर्डर को प्लान करने में से किया है तो हो सकता है हमें वो जगह मिल जाए जहां उस जहर के ट्रेसेस हों। ये लग गया अंगूठा तेरा पेपर पे, अब हो गया पक्का काम। चले, पर हाँ एक बात का ध्यान रखना, हमारे बीच में जो भी तय हुआ है किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए? ए जगत आजा, यहाँ आजा। हाँ, भोजन तैयार है, तू जाकर सबको बुला ला। हाँ जा 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 भाग। चाची क्या है? भोज तैयार हो गया चाची, माँ बुला रही है। थारे घर को भोज खार मरनो है के? जा हटे से। चाचा। हाँ बोल। भोज तैयार हो गया, माँ ने खाने के लिए बुलाया। तेरा दिमाग खराब है क्या? पहले तो तेरी माँ तेरे बापू को खा गई, बद्री जागीरदार को खा गई, अब क्या पूरे गांव को ही खाएगी क्या? भाग यहाँ से, दोबारा आ गया तो टांग तोड़ दूंगा। क्या हुआ जगत? सब कहाँ है? जगत सब बोले अपने बापू साहब को मार दिया, भद्री चाचा को भी मार दिया, उन्होंने मुझे भगा दिया उनके घर से। अच्छा, वो लोग मुझे बोले ना, तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। आजा आजा, मैं तुझे खिला दूं, आजा। नहीं खाना मुझे, खाना तुम खा लो। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? कुछ नहीं, तुम्हारे घर की तलाशी लेनी। लेकिन देखो आप लोग। अरे ये डब्बा क्या? ये बापू साहब का कुछ सामान है। निकालो इसे। ये क्या? सर ये पान डिब्बा है, इसमें वो अपने पान रखा करते थे और ये हमेशा उन्हीं के साथ रहता था। अभी हमारे पास रहेगा जी। वैसे ये पान मंगवाते कहाँ से थे तुम्हारे बापू साहब? जी वो चौराहे पे तेजराज की दुकान है, पान अच्छा बनाता है वो, उसका पान उन्हें पसंद था, वहीं से मंगवाते थे। ठीक है जाहिद, चलो ये ले आओ सामान। दरवाजा अंदर से बंद है। एक काम करो जाहिद, दरवाजा तोड़ो। इसके मुंह से तो झाग निकल रहा है, जरूर इसे भी जहर देके मारा गया हो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। सर, मैंने आसपास के कुछ पड़ोसियों से पूछताछ की। कुछ लोगों ने बताया कि तेजराज मुखिया को किराया देने निकला था। किस बात का किराया? सर, तेजराज जिस जगह अपनी दुकान चलाता था वो जगह मुखिया की है, उसी ने उसे वो दुकान खुलवा कर दी थी। सब मारो, विश्वास करो साहब, मैं कभी कोई नहीं मारा साहब, मने मत मारो साहब। तेजराज को तेरे भूत ने मारा? कहां से लाया था वो जहर तू, जो तूने तेजराज को पान में लगाने के लिए कहा था?
और जब तुझे ये पता चला कि हमें मालूम हो गया है कि बद्री का खून हुआ है, तो तेजराज को ही ठिकाने लगा दिया ताकि तेरा ये राज उसकी मौत के साथ दफन हो जाए। साहब हमारा विश्वास करो साहब, मैं किसी ने कोई जहर को नहीं दिया साहब, और ना ही किसी को मारने के पीछे हमारा कोई हाथ है साहब। ये बात मुझे जरूर पता थी साहब कि तेजराज ही बद्री ने पान खिलाया करता था, और साहब मैंने बिल्कुल भी बताया को नहीं, कुछ भी पता नहीं साहब जी कि वो जहर तेजराज ने कहाँ से मिला और किसके कहने पर उसने बद्री को जहर दिया साहब, मुझे कोई नहीं पता साहब। हमने तेरे कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। तूने सुबह सुबह तेजराज को कॉल किया था ना, क्या बात की थी उससे? क्या बात की थी उससे? साहब तेजराज ने पूरे गांव की खबर रहती थी साहब। मैंने उसे फोन किया था साहब ये जानने के लिए कि गांव में कोई नई खबर है या नहीं साहब। उसने मुझे बताया कि इस सब के पीछे वो गिरजा कहाँ पे साहब। मुखिया देख, अब किसी और नई कहानी के लिए वक्त नहीं है हमारे पास, समझा? सब कहानी नहीं है साहब, बिल्कुल सच कह रहे हो साहब। उसने मैंने बताया कि उस रात नवल जिस रात मारा वो पान लेकर गया था तेजराज की दुकान से। और तेजराज भाई, एक हमारा वाला पान बनाना। ये क्या है? अरे भाई इसमें कैद है पलंग तोड़ पान। पलंग तोड़ पान? साला शादी की सालगिरह आज मेरी है और मैं इतना थक चुका हूँ कि एक ढेला भी नहीं ला सकता। अरे तो इसे ले जाओ ना यार, वैसे तोहफा है भाभी जी का, पर काम तुम्हारे आएगा। लेकिन तुमने तो किसी और के लिए बनाया होगा। अरे वो बद्री जी के लिए बनाया था, तुम ले जाओ मैं देख लूंगा। ठीक है तेजा। और साहब उसी रात नवल मर गया, और हाँ फिर दूसरे दिन उसकी बीबी वो पान का डब्बा भी दे आई साहब। डब्बे से जहर के ट्रेसेस तो मिले ही थे। एक काम करो साहिब, एक टीम को साथ ले जाओ और गिरजा को फौरन थाने ले आओ। वक्त आ गया उसके पेट से भी राज बाहर निकाले जाए। और हाँ, श्री राम को तब तक बिल्कुल मत छोड़ना। जी। तुमको हमारे साथ चलना होगा। जो भी पूछना है यहीं पूछ लीजिए ना, मेरा बच्चा अकेला है यहाँ पर, वो डर जाएगा। उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारे बच्चे की देखभाल हम तुमसे बेहतर कर सकते हैं। चलो। हाँ साहब, उस दिन नवल पान लेकर तो आए थे। देखो आज मैं क्या लेके आया। क्या है? पान। हाँ। आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो मैंने सोचा क्यों ना पान खा के शुरू की जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से पान खिलाओ। पानी पियो जगत। नवल 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 नवल। पति की मौत हुई थी, कुछ दिन तो शोक मना ही सकती थी, फिर ये पान का डब्बा वापस करने का ख्याल कहां से आया? सब गांव से कोई भी हमारे घर पे आता जाता नहीं था, सब हमारे बच्चे को नाजायज कहते थे। हमने क्या क्या दिन देखे हैं बस हम लोगों को पता है साहब, इसीलिए मैंने तुरंत उस डिब्बे को पान वाले के पास दे आई। जाहिद, श्रीराम और गिरजा की कहानियां जरूर अलग अलग हैं, पर मंजिल एक ही है, तेजराज पनवाड़ी। ये जरूर दोनों हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, नहीं चाहते कि हम तेजराज तक पहुंचे, ताकि इस मौत के रास्ते पे पर्दा पड़ा रहे। सर ये तेजराज के यहाँ जितने लोग पान खाने वाले आते हैं, अगर उन सबसे पूछताछ की जाए तो? ग्रेट आइडिया। एक एक से पूछताछ करते हैं कि नवल और बद्री के साथ जो कुछ भी हुआ, ऐसा पहले भी कुछ हुआ है या नहीं।
अब तक का सबसे बेस्ट पेन किलर है। इसे चाहें तो आप कस्टमर्स पे लिख सकते हैं। क्यों पुरुषोत्तम, अपने लिए इस दवा की कितनी डोज इस्तेमाल की तूने? क्या हुआ सर? नहीं वो क्या है ना, अपने बाप के मरने पे काफी दर्द हुआ होगा तुझे, दर्द कम करने के काम आई होगी ये दवा। क्या कह रहे हैं सर ये? कोई बात नहीं पुरुषोत्तम, तू हमारे साथ चल। आजा सर, आजा आजा आजा। बस अब और नाटक नहीं। तेरे घर से मिले डब्बे में हमें जहर भी मिला है, और जब हमने ये पता किया कि ऐसे डब्बे कौन बनाता है, हमें कोई नहीं मिला। शक तो तेरे ऊपर हमें पहले दिन से ही था। फिर हमने पता किया तेरी कंपनी के बारे में। ये डब्बा आपको कहां से मिला? ये डब्बा हमने अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट किया है। तुझे तो अपने बाप को रास्ते से हटाना ही था, तो तूने वो डब्बा अपने बाप को गिफ्ट में दे दिया, और साथ में डब्बे के अंदर दी उन्हें मौत। और फिर वो डब्बा जा पहुंचा तेजराज की दुकान पे, जहां वो तेरे बाप के लिए पलंग तोड़ पान बनाने वाला था। उसी रात अचानक नवल जा पहुंचा उस पान की दुकान पे। मरना तेरे बाप को था, लेकिन तेरे इस डब्बे के चक्कर में मर गया बेचारा नवल। और उसके बाद तूने थोड़ा वक्त लिया, सही मौका देख अपने बाप का काम तमाम कर दिया। तुझे पता था कि गिरिजा को आसानी से बलि का बकरा बनाया जा सकता है, और ऐसा हुआ भी। बापू साहब, बापू साहब, बापू साहब, कानून तो तुझे तेरे किए की सजा देगा ही, पर उन सारे पापों का क्या होगा जो तेरी वजह से किसी बेकसूर ने सहे? आखिरकार सच सामने आया। गिरिजा के पति की लाश को उसके बेटे ने आग दी, और इस सब में गांव वालों ने भी उसका साथ दिया। पुरुषोत्तम और मुखिया अपने किए की सजा जेल की सलाखों के पीछे काट रहे हैं। मनुष्य ने जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए समाज की रचना की, और इस समाज को चलाने के लिए उसने कुछ नियमों को बनाया। ये सभी कुछ ये सोचकर किया गया था कि मनुष्य खुशहाल जिंदगी जी सके, एक दूसरे के सुख दुख में काम आ सके। लेकिन वक्त के साथ कुछ लोगों ने इन नियमों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और एक दूसरे के दुख का कारण बन गए। इस केस में पूरा गांव एक परंपरा को लेकर गलत धारणा बना चुका था। भोज यानी कि लोगों को शादी के बाद खाना खिलाने की परंपरा, और यह परंपरा इस गांव के लिए एक हथकंडा बन चुकी थी उन लोगों को परेशान करने के लिए जिनकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो पूरे गांव का भोज करवा सके। उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, उनके रिश्ते को अवैध बताया जाता था, जबकि ये सरासर गलत है। पुरुषोत्तम लालच के मारे अपने ही पिता को मारने की ठान चुका था, और उसे पता था कि इस सब में गिरिजा को फंसाकर अपने आप को कानून के फंदे से दूर रखना उसके लिए आसान होगा। और शायद वो ये भूल गया था कि क्राइम नेवर पेज। गलती तो हमसे हो ही गई है, जो तोहे बियाह के ई घर में लिया है। बियाह के बाद लड़की के लिए ससुराल इसका घर होता, हम कहाँ जाएंगे? जाना अपने उ भैया के पास जब उन इतना दौलत जोड़ के रखा, जाके उसे ये पनौती लगा। माँ जी, दरवाजा खोलिए। माँ जी, माँ जी, माँ जी, हम कहाँ जाएंगे? अम्मा ऐसा मत कीजिए ना, हम अकेले कैसे रहेंगे? अरे बिटवा, तू चिंता नहीं कर, तो हर दूसर बियाह करा देंगे, और लड़की हमने देख रखी है।
रिश्ते एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ते हैं और दिलों के जुड़ने से ही बनते हैं रिश्ते। कुछ रिश्ते परंपराओं की वजह से बनते हैं और कुछ रिश्ते ज्यादातर तनावपूर्ण रहे हैं, जैसे कि सास बहू का रिश्ता। चारू की सास जैसी लोभी महिलाएं अपने बेटे, अपनी बहू की खुशियों से ज्यादा लोभ में उलझी रहती हैं। चारू भी अपने ससुराल से निकाली गई। चारू के पास अब लौटने के लिए सिर्फ उसके भाई का घर ही बचा था। एक ऐसा रिश्ता जो जन्म के साथ ही जिंदगी में आता है, भाई बहन का रिश्ता। लेकिन क्या उसका लौटना एक दस्तक थी? ये है विपिन का घर। इसमें रहते हैं विपिन के भैया, विपिन की भाभी, विपिन की दीदी, विपिन यानी हम। और यहाँ हम बनाएंगे विपिन की दुल्हन। विपिन भैया, चारू दीदी, चारू दीदी आ गई, चारू दीदी आ गई, चारू दीदी आ गई, चारू दीदी आ गई, दीदी आ गई। चारू, क्या बात है, तुम तो 7 दिन पहले ही आ गई। अरे चारू, क्या बात है, काहे रो रही हो? क्या बात है, काहे रो रही हो? हाँ, जो हमको बताते हैं भैया के आने के बाद। क्या हुआ? आप ही बताइए, कैसे जाए हम? कैसे जाए मतलब? अरे भाई, तुम्हारा घर, तुम्हारा पति, तुम्हारी सास, तुम नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा भला? अरे भाई, तुम उस घर की बहू हो। वो हमारी सौतन लाना चाहती है। क्या सौतन? देखो, रोना बंद करो, हम बात करेंगे तुम्हारी सास से, ठीक है? अंदर जाओ, आराम करो। बस अब यही तो बाकी रह गया था। एक तो वो तुम्हारा पगलवा भाई, और अब ये तुम्हारी लाडली बहन आ गई है हमारी छाती पे मूंग डालने। अरे तो क्या बाहर के बाहर ही भेजते हैं उसे दरवाजे से? तुम्हें पता है कितनी बदनामी होती है? बस एक बार ये विपिन की शादी हो जाने दीजिए, फिर निष्कर्ष निकाला जाएगा। तब तक थोड़ा शांत रहिए। चारू असहाय थी, मजबूर थी, लेकिन खुश थी कि उसके भाई विपिन की शादी हो रही है। एक नए रिश्ते का जन्म अब होने को था, जिस पर पहले से ही सवाल उठ खड़े हुए थे। एक ऐसा इंसान जो मानसिक रूप से कमजोर था, जिसे सहारे की और प्यार की जरूरत थी, क्या उसकी जिंदगी में इस शादी से कोई परिवर्तन आने वाला था, या फिर उसकी जिंदगी की बिसात पर यह रिश्ता सिर्फ एक मोहरा था? सवाल यह भी था कि आखिर कोई लड़की विपिन के साथ शादी करने को राजी हुई तो क्यों? क्या प्यार इस रिश्ते की बुनियाद थी, या दया, या फिर कुछ और? पहले मैं पहले गुड़िया। गुड़िया? हाँ, गुड़िया पहले। अभी मैं चलो अपने हाथ से खिलाओ सबको। हाँ? अरे हाँ, जरा हम भी तो देखें कि आपके हाथ की खीर कैसे बनी है। पहले उसे दे दो। उनको दीजिए। अरे घर में क्या पल्ला वल्ला लेके घूम रही हो? हटाओ इसे। इसकी तो आदत है। लाओ भाई, वाह। अरे वाह, क्या बात है, खुद अपने हाथों से बनाई है। जी तो कर रहा है तुम्हारे हाथ चूम ले। ये मैं आती हूँ। चारू। जी भैया। कब आ रहे हैं प्रकाश जी तुम्हें लेने? जिनकी हमें रोकने की हिम्मत तक तो हुई नहीं, वो क्या आएंगे हमें लेने के लिए? एक फोन तक तो किया नहीं अभी तक। अरे तो तुम उन्हें फोन करके बुलाओ, उन्हें बोलो कि जल्दी आए और तुम्हें यहाँ से लेकर जाएं। लेकिन भैया आपको पता और था। हाँ, उनसे कह दीजिएगा कि डॉक्टर साहब से हो नहीं पा रहा है।
कह रहे थे आप? हम क्या कह रहे थे भाई? भाई बड़ी भूख लगी है हमें, तुम कुछ अच्छा सा बना लो, हम जरा हाथ धो के आए। तुम कुछ अच्छा सा बना दो। हाँ हम अभी आते। भाभी, आपसे एक बात करनी है, जरूरी बात है। अब क्या हो गया? नहीं, हमारे बारे में नहीं है, वो भैया और पिंकी के बारे में। आज हमने दोनों को कमरे में अकेला देखा था। तो मतलब बहुत अजीब सी बातें कर रहे थे आपस में, हमें कुछ ठीक नहीं लगा। बैठे बैठाए काहे आग लगा रही हो हमारे घर में? एक तो तुम्हारा भाई तुम्हें पाल रहा है, उस पगलवे को पाल रहा है, उसके ऊपर से तुम उनके ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा रही हो। लेकिन भाभी हम सच कह रहे हैं। तुम चुप रहो, आखिरी बार बोल दे रहे हैं। अपनी गंदी दिमाग की गंदी सोच को यहाँ ना फैलाओ, तभी ठीक है, वरना लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे। हम भी ना सबके लिए बोझ बन गए हैं, कोई भी हमें अपने पास रखना नहीं चाहता। तुम भी नहीं ना भाई? हम भी किससे अपना दुखड़ा रो रहे हैं, जिसे दुख सुख की कोई समझ ही नहीं है। विपिन भैया ध्यान से, जल जाएगा, हाथ जलेगा, जाएगा। अच्छा ध्यान से। अरे ये क्या कर दो भैया, थोड़ा हाथ जल जाए। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा खेलने का चीज नहीं है। ये लो भैया, अच्छे कपड़े हैं, शाम तक पहुंचा दोगे? हाँ जानू शाम तक ले। अच्छा ठीक, चलो। बड़ी देर कर दी, पगला छोड़ नहीं रहा था क्या? क्या बताए, आपका भाई कोई पगला नहीं है, बहुत होशियार है वो। जैसे हम उसे कहते हैं कि सो जाओ, वैसे ही उसे दुनिया के सारे खेल सूझने लग जाते हैं। गुड़िया रानी लंगड़ी खेले, गुड़िया रानी छुपन छुपाई खेले, गुड़िया रानी गुड़िया रानी। एक बात बताएं, गुस्से में ना और भी ब्यूटीफुल लगती है गुड़िया रानी। और वैसे भी शादी तो हमारे लिए की थी ना। सुनील जी, पिंकी, दीदी वो क्या कर रहे हैं आप लोग? और हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की? अरे हमरे कहने का मतलब था कि हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की कि आज बिना ही हमरे शुरू हो गए हैं? क्या दीदी, डरा ही दिया हमने। और हाँ, लीजिए ना, इनके लिए तोहफा। हमारे लिए? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए। देखो, सोने का है, सोने का। कितना सुंदर है ये, हम इसे पहन के कितने सुंदर लगेंगे। तो इसी तरीके से हमें खुश करती रहो और इसी तरीके से इनाम पाती रहो।
भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? आवाज नहीं, हम लोग छुपन छुपाई खेल रहे हैं। छुपन छुपाई? हाँ। किसके साथ? गुड़िया के साथ। आपको पता है रोज रात को भैया और भाभी भी गुड़िया के साथ छुपन छुपाई खेलते हैं। मैं भी खेलता हूँ पर वो मुझे पकड़ नहीं पाते। विपिन जीत सकता है जी। रिश्तों का एक बहुत ही उलझा हुआ रूप चारू के सामने आया था। यहाँ बुनियाद ही थी खुदगर्जी की। सुनील यादव, रजनी यादव, पिंकी यादव, इनमें से कौन किसे इस्तेमाल कर रहा था? सबके ही चरित्र दागदार थे और इन सब का नासमझ विपिन की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला था? चारू ने एक अनहोनी की दस्तक तो सुन ली थी, लेकिन क्या वो इन रिश्तों को सुलझा पाएगी? हाँ चारू, सब बहुत गड़बड़ है यहाँ प्रकाश जी। अब प्लीज मुझे लेकर जाइए यहाँ से। हम सौतन के साथ रह लेंगे, अब आग और गंदगी बर्दाश्त नहीं होगी। हम समझते हैं चारू, लेकिन अम्मा नहीं चाहती हैं तुम्हें रखना। हेलो, ये का फोन है रे? कुछ नहीं अम्मा, दोस्त का फोन था। अरे दीदी, कनिक अपना कपड़ा तो लेके जाइए। अरे सुनती नहीं है क्या? बदबू कैसी आ रही है? ए देखो, हमको तो बड़ा ज्ञान देती है घर संभालने का, खुद सब कुछ जला दिया। सर पे चोट का निशान है सर। इसका मतलब मर्डर से पहले हाथापाई हुई है। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? हम देखे थे साहब। हम दुकान से सामान लेकर आए तो देखा किचन में बहुत धुआं धुआं फैला था। तो जैसे ही हम स्विच ऑफ करने गए, हमारा पैर टकराया और नीचे देखा तो भाभी खून से लटपटी। त्रिवेदी सर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। आप कौन है? सर हम हस्बैंड हैं। आप कहाँ थे? हम तो अपने क्लिनिक में थे सर। और ये? हमारे छोटे भाई की धर्मपत्नी है सर। आप कहाँ थे? जी वो हम पार्लर गए थे। पार्लर? आपके घर से कुछ चोरी हुआ है? गहना, कैश या कुछ भी? नहीं सर, घर तो वैसा का वैसा ही है और अलमारी भी लॉक थी सर। घर की तलाशी लो। रिश्तों का इस्तेमाल करने वालों में से एक रजनी यादव का खून हो चुका था, तो क्या मोहरे ही आपस में एक दूसरे को मिटाने का जाल बिछा रहे थे? पुलिस के शक के दायरे में परिवार के ही सदस्य थे, पिंकी, सुनील, चारू और विपिन। क्या यह महज एक शुरुआत थी? क्या अभी रिश्तों का और खून बहना बाकी था? सुनो, उस दिन जो खून हुआ था तुमने कुछ देखा था? हाँ जानते हैं सब। वो साहब एक काला कोट वाला रहा, वो वहां से निकला और वो गली में भाग गया रहा साहब। लेकिन साहब डॉक्टर साहब के घरे तो बहुत ही मरीज आवत जावत रहते हैं ना। ठीक है, अगर कुछ और जानना होगा तो फिर से पूछेंगे। ठीक है साहब। चलो। त्रिवेदी सर, ये काले कोट वाली बात कुछ अजीब सी लगी। सर पिंकी बहुत घबराई हुई थी और बोल रही थी कि वो पार्लर से आई है। चलो पार्लर चल के पूछताछ करते सर। हाँ ठीक है, फोन करता हूँ। सर आप सही थे, पिंकी झूठ बोल रही है, वो नहीं आई थी यहाँ। ठीक है, बुलाओ उसको थाने। ये क्या अजीब सवाल कर रहे हैं आप? हम अपनी बहन को मारेंगे? मारा नहीं तो झूठ क्यों बोला? देखो, तुमसे जो कुछ भी पूछा जा रहा है उसका सच सच जवाब दो,
वरना 302 लगाकर अंदर कर दूंगा। हम पार्लर नहीं गए थे, हम जीजा जी के क्लिनिक गए थे। वो हमारी तबीयत खराब लग रही थी तो हम दवाई लेने गए थे। तो उस दिन क्यों छुपाया? हम डर गए थे हम। हमें लगा और 50 सवाल उठेंगे, इसलिए चुप बोला। ठीक है, आप जा सकती हैं। पर मुझे तो लगता है बीमारी का बहाना बना के हमसे कुछ छिपा रही है। कहीं जीजा साली के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा? ये 2-2 गोली सुबह शाम लेना, ठीक है सर? चलिए, आप लोग कुछ पता चला? थोड़ा पता चला है, थोड़ा आप बताएंगे। तलाशी लो। जी सर। सर मैंने क्या किया है सर? मेरे क्लिनिक में तलाशी क्यों? डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन आपकी साली पिंकी आपके क्लिनिक में क्या कर रही थी? सर हाँ, वो उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी सर, और अगर डॉक्टर अगर घर का हो तो दवाई भी वही करेगा ना सर। सर ये रहा काला कोट। ये काला कोट आपका है? सर हाँ सर, ये कोट तो मेरा है सर। अब ये हमारे पास रहेगा, इस कोट को फॉरेंसिक में दो। जी सर। और डॉक्टर साहब अब हमारी मुलाकात होती रहेगी। सर लैब रिपोर्ट आ गई है। सर इस लैब रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो उस कोट से हमें इस मर्डर से जुड़े हुए कोई सबूत नहीं मिला। बड़ी अजीब बात है त्रिवेदी, वो स्त्री वाला तो कह रहा था कि उसने काले कोट वाले को वहां से जाते हुए देखा। तो अगर ये काले कोट वाला मर्डर में इन्वॉल्व है तो उस कोट से हमें कोई ना कोई सबूत तो मिलना चाहिए था। समय का कुछ तो ध्यान रखो। मूड का भी कोई समय होता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। भैया विपिन भैया, यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब खून? मैंने कुछ नहीं किया। दीदी क्या कर दिया तुमने? सब क्या? उठो चलो, इससे पहले पुलिस आ जाए। चलो तुम्हें कपड़े बदलती हूँ। चलो चलो उठो चलो। केस तो बहुत उलझ गया है। हमने जिन्हें कातिल सोचा था उन्हीं का कातिल हो गया। बहुत बेरहमी से मारा है। जिसने भी इन्हें मारा है वो इनसे बहुत नफरत करता होगा। बिल्कुल सर। पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। कैसे हुआ ये सब? हम मंदिर गए हुए थे, वापस आए तो देखा घर का दरवाजा खुला हुआ है। हमको लगा भैया वापस आ गए, तो हम उनके कमरे में गए तो देखा पूरे घर की ठीक से तलाशी लो। कोई ना कोई सबूत मिलना चाहिए। सब
अच्छे से देखो। सर ये देखिए सर, ये तो सीमेंट है। यस सर। सुनिए, आपके यहाँ इस घर में कोई मरम्मत का काम चल रहा था क्या? नहीं सर। कहीं आस पड़ोस में? पता नहीं सर। ठीक है। सर रिपोर्ट के हिसाब से दोनों को किसी भारी स्त्री से मारा गया है। वो काली वाली जो अक्सर प्रेस वालों के पास मिलती है, उस टाइप की स्त्री। इसकी स्त्री जब्त करो। 12। ओ साहब, यहाँ जो मर्डर हुआ है वो स्त्री से हुआ है। साहब हम गुण मर्डर नहीं किए साहब। इस एरिया में इतनी भारी स्त्री सिर्फ तुम्हारे पास है? सर वो हमारा स्त्री तो कल रात को चोरी हुई गवारा, और चोर कौन है? क्या बकवास कर रहे हो? स्त्री कौन चोरी करेगा? साहब हम सच कह रहे हैं, हमारा स्त्री चोरी हुआ है, और जो चोरी किया है उसका नाम भी हमको मालूम है सर। वो विपिन भाई ने पकड़वा, वही हमारा चोरी किया है स्त्री। अच्छा, वो तुम्हारी स्त्री क्यों चुराएगा? साहब वो जब भी आता था ना, हमारी स्त्री से बहुत ही खेलता था, मतलब हमको दे दो ऐसा बोलता था। अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा बहुत बुरा असर करूंगा। साहब झूठ नहीं कर रहे हैं साहब, सच कह रहे हैं। चलो डॉक्टर साहब और पिंकी के मर्डर में कोयले वाली भारी स्त्री का इस्तेमाल हुआ है। मैं कुछ समझी नहीं। प्रेस वाले ने हमें बताया कि कल रात को उसकी स्त्री चोरी हो गई थी, और विपिन को वो स्त्री बहुत पसंद थी, दिन भर खेलता रहता था उससे। इंस्पेक्टर साहब, वो अपने हाथ से ठीक से खाना नहीं खा सकता, स्त्री क्या उठाएगा और खून क्या करेगा? त्रिवेदी, कुछ पता चला? यस सर, ये रहे सुनील के कॉल डिटेल्स जो आपने मंगवाए थे। सर मरने से पहले प्रकाश के नंबर से भर भर के मैसेजेस और कॉल्स आए इस नंबर पर। हमें काहे लाए हैं साहब? हम क्या किए? हम तो यहाँ थे भी नहीं जब ये सब कुछ हुआ। झूठ! जब तुम यहाँ पे थे ही नहीं तो इतने फोन क्यों किए सुनील को? मरने से पहले तुम्हारा और सुनील का झगड़ा हुआ था कि नहीं? सब वो हमारे घर का मामला था। सुनील भाई साहब, हम चारू को अपने साथ नहीं ले जा सकते। हम तो बस ये सामान लौटाने आए रहे। सामान लौटाने आए हैं का क्या मतलब है तुम्हारा? आप अपनी जिम्मेदारी को हमारे सर पे काहे बांधना चाहते हैं भला? आपको जो कहना है कहिए सुनील भाई साहब, लेकिन हम चारू को अपने साथ नहीं ले जा सकते। अम्मा नहीं चाहती, और वो तो हमारी दूसरी शादी भी करवाने वाली है। अरे बुरा गए हो का? देखिए, हम ये बेफजूल की बात में नहीं पढ़ना चाहते हैं। 7 दिन देते हैं, जो जी में आए करिए, और अपनी वाइफ को यहाँ से लेकर जाइए, समझे? और इसीलिए तुमने सुनील को जान से मार दिया। जब हम वहां थे ही नहीं तो हमारे मारेंगे कैसे साहब? पता तो हम करवाएंगे। अभी जा सकते हो तुम। ठीक है साहब। नजर रखो इस पर। सर अबे विपन, तू कहाँ जा रहा था? मैंने कुछ नहीं किया। क्या लेके जा रहा है? मैंने कुछ नहीं किया।
डॉक्टर साहब। विपिन घबराओ मत, इंस्पेक्टर जो पूछ रहे हैं वो सच सच बताओ। विपिन को कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता? नहीं। तो उस रात तुम ये स्त्री के साथ क्या कर रहे थे? मैं नहीं, कुछ नहीं पता। क्या कर रहे थे तुम इस स्त्री के साथ? विपिन को जाने दो। नाटक करते हो हमारे साथ? हाँ बताओ, क्या कर रहे हो तुम स्त्री के? इंस्पेक्टर साहब, इसे क्यों पकड़ा है? ये गोली नहीं है साहब। साहब आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी साहब। ये तो अपने आप से अपने जूते नहीं पहन सकता सर। जूते नहीं पहन सकता तो मतलब मर्डर नहीं कर सकता? हाँ? लेकिन सर ये मर्डर क्यों करेगा? आप मुझे बताइए कि उस रात ये मर्डर वेपन के साथ क्या कर रहा था? उसे क्यों फेंकने जा रहा था? बताइए, जवाब दीजिए। इसका मतलब उस रात विपिन भैया भाभी का भी। क्या बोला आपने? क्या किया विपिन ने उस रात? आप लोगों को फोन करने से पहले विपिन भैया कमरे के अंदर चुपे बैठे थे, सारे कपड़े खून से सने हुए थे। हम बहुत डर गए थे साहब, हम बहुत डर गए थे। हमको क्या पता था कि पिंकी को। नहीं, विपिन ने नहीं किया। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? हम बहुत डर गए थे साहब। आप लोग अभी जा सकते हैं। कुछ और पूछना होगा तो आपको फिर बुलवाएंगे। विपिन यहीं रहेगा। ये मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट है, डॉक्टर साहब की निगरानी में रहेगा। आप लोग जा सकते हैं। एक के बाद एक 3 खून हो चुके थे, लेकिन अभी तक खून का मकसद सामने नहीं आया था। बस सच के कुछ चेहरे अब तक नजर आए थे। कहानी बेहद उलझी सी लग रही थी। चारू ने एक सच छिपा दिया था, लेकिन क्या विपिन इस हद तक जा सकता था? क्या वो समझ चुका था कि उसका इस्तेमाल किया गया है? सर मैंने वहां जाके लोगों से पूछताछ की। आसपास के लोगों ने मुझे बताया कि विपिन बहुत गुस्से वाला आदमी है। अक्सर बहुत गुस्से में आके लोगों से लड़ पड़ता है और बाद में सब कुछ भूल भी जाता है। यही बात तो समझ में नहीं आ रही त्रिवेदी। ये लड़का गुस्से में आके किसी के साथ कुछ कर भी दे, ये माना जा सकता है, लेकिन प्लान्ड मर्डर नहीं, ये इसके बस की बात नहीं है। कोई तो है जो बड़ी चालाकी से विपिन का इस्तेमाल कर रहा है और सारे सबूत हमारे हाथ लगने दे रहा है। सर मुझे तो प्रकाश ही लगता है। उसके पास तो मौका भी था और वजह भी। साहब क्या हुआ? कत्ल वाले दिन आप सीधा घर पे आए थे? साहब सब कुछ तो बता दिए थे आपको। हम डॉक्टर साहब के क्लिनिक से सीधा घर ही आए थे। साबित कर सकते हो? साबित? हाँ कर सकते हैं साहब। हमने वो सामने वाली घुमटी पे बैठकर चाय पी थी। अगर विश्वास नहीं होता तो आप पूछ सकते हैं उनसे। 1 मिनट सर। सर ये तो उसी टाइप की सीमेंट है। प्रकाश जी, क्या आप बता सकते हैं कि ये सीमेंट आपके जूते पे कहां से लगा? ये बताइए कहां से लगा ये सीमेंट? ये सीमेंट साहब पता नहीं कहां से लग गई। ये हाँ याद आया, वो प्रेस वाला है ना रामू, वो सुनील भैया के घर के पास, वो वहां पर रिपेयरिंग का काम चालू है, तो वहां हम कल गए थे तो शायद वहीं लग गया होगा। ठीक है, आप हमसे पूछे बगैर कहीं बाहर मत जाना। जी साहब। अरे हुजूर, अरे काहे तकलीफ की है? हाँ हम ही आ जाते वहाँ, बुला लिए होते साहब। हम बताइए कहाँ ले लीजिएगा, ठंडा है कि गर्म साहब? हैं? ये काम क्या चल रहा है? साहब बस वही थोड़ा मरम्मत करा रहे हैं दुकान का साहब। बहुत जर्जर हालत में हुई गवा रहा ना, तो हमने सोचा थोड़ा सा काम कर ले साहब। कब से चल रहा है ये काम? साहब 2 दिन से साहब। अच्छा, और ये काम करने के लिए पैसे कहाँ से लेकर आए? साहब कहा बताइए, पत्नी का गहना बेचना पड़ा। गहना बेचना पड़ा पत्नी का? हाँ सर। तो अब त्रिवेदी जी को जरा ये बताओ कि कौन सी दुकान पे गहना बेचा?
इनको बेचे थे? हाँ साहब, इनको ही बेचे गए ना। क्या हुआ साहब? देखिए, इन्होंने आपको कोई गहने बेचे थे? हाँ साहब, गहने बेचे थे। वो गहने दिखाइए। एक मिनट साहब। हाँ साहब, ये गहने। यही गहने बेचे थे तुमने? हाँ साहब, यही गहना है साहब। और ये गहने तुम्हारी पत्नी के हैं? हाँ मालिक, ये गहना हमारी पत्नी का ही है। लेके जाओ इसको। अजीब आदमी है साहब, अपने लुगाइया का गहना बेच दिया। अब ये गहने कुछ दिन हमारे कस्टडी में रहेंगे। सर, प्रेस वाले की पत्नी। देखिए, ये गहने आपके हैं? ठीक से देखिए। नहीं साहब, ये गहने हमारे नहीं है साहब। सब काहे मारे? गंगा के साथ कह रहे सब गंगा के सब कह रहे हैं साहब, हम कुछ नहीं किए साहब। तीन खून करके बोल रहा, कुछ नहीं किया? हाँ? तीन खून करके बोल रहा? बता, बताइए। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता। बताइए साहब, बताइए। वो दोनों को हमारे मारे हैं साहब। क्यों मारा उनको साहब? और वो भी इतनी बेरहमी से? सर, वो कर्जे में डूबे रहे ना, तो पैसा चाहिए रहा, हमारा माथा फिर गया साहब। हम पैसे के खाते दोनों को मार दिए साहब। पैसे किसने दे दिए? सर वो किसने दिए? बताओ सर, बताइए। मारिए मत साहब, मारिए मत साहब, बताते हैं साहब। पैसा हम कहाँ? कुछ पता चला इंस्पेक्टर साहब? हाँ, सब पता चल गया। कातिल भी मिल गया। आइए आपको भी मिलाते हैं। बताओ, बोलो। हमने मारा है तीनों को, बोझ बन गए थे उनके ऊपर। लेकिन हमारा भाई अपनी हयातियों के लिए खजाना खोल के लुटा रहा था, लेकिन अपनी बहन के लिए फूटी घोड़ी नहीं थी उसके पास। बस हमारा पति एक नंबर का निकम्मा, अपने घर में नहीं रहे। रजनी को क्यों मारा तुमने? उसको हम नहीं मारना चाहते थे, उसने हमको मजबूर किया। भाभी मसाले ले आए। कितने के लाई हो मसाले? 250 के हैं। 250 रुपया? पगला गई हो का? अम्मा बाबूजी ने तुमको भाव ताव करना नहीं सिखाया? जो दुकान वाले ने मांगे होंगे तुम दे आई होगी। मुफतखोर कहेंगी। अब हमें समझ में आया काहे तुम्हारी सास ने तुम्हें धक्के देके बाहर निकाला है। हमको बोलने से पहले ना आप पहले अपनी हरकतें देखिए। हाँ? क्या बोलना चाहती हो तुम? सब जानते हैं हम, मुंह मत खुलवाइए हमारा। आप भैया और पिंकी ना क्या क्या हरकतें करते हैं, सब देखा है मैंने। धोबी ने उसको भाभी को मारते हुए देख लिया था। हमने भाभी के गहने देकर धोबी को चुप करा दिया। बता नहीं सकते साहब, कितना सुकून मिला भाभी को मारकर। फिर हम सोचे भैया और पिंकी को भी रास्ते से हटा देते हैं। पैसों के लालच में धोबी भी हमारे साथ हो गया था। मतलब वो काले कोट वाली कहानी सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए सुनाई गई थी? हाँ। और वो स्त्री विपिन के हाथ कैसे लगी? गुड़िया हमने जानबूझ के स्त्री विपिन के सामने रख दी थी। खून इसने तुम्हारी गुड़िया को मारा है। इसने मारा? गंदी है, फेंक लूंगा। विपिन इसे फेंक देगा। हाँ। कंबल ओढ़ के जाना। हाँ, कंबल ओढ़ के जाऊंगा। ये गंदी है, खून लगा, फेंक लूंगा। वाह, अच्छी बहन हो तुम। अपने ही मासूम भाई को फंसाने चली थी। अरे साहब, जिस पगले को सुख दुख का पता ही नहीं,
वो फिर चाहे जेल में रहे या घर में, क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी जिंदगी भर कौन संभालता। सोचा था पगला फंस गया तो भाई की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी, फिर प्रकाश जी जैसे 10 पति हमारे कदमों में होंगे, और कोई रास्ता सूझा नहीं हमें। और जो रास्ता तुमने चुना वो सीधा जेल जाता है। अगर ऐसा होता कि चारू के पति ने अपनी जिम्मेदारी समझी होती, चारू को अकेला ना छोड़ा होता, अपनी मां को उनकी गलतियों का एहसास करवाया होता, तो शायद चारू के कदम जुर्म के दलदल की तरफ नहीं बढ़ते। अगर अपने मानसिक रूप से बीमार भाई को सुनील ने बोझ न माना होता, उसे दिल से स्वीकार किया होता, तो शायद उसके कदम उस राह पर कभी जाते ही नहीं जहां वो अपने भाई की कमजोरी का फायदा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उठाता। विपिन को पत्नी की उतनी जरूरत नहीं थी जितनी की प्यार की। अगर रजनी को दिखाई देता कि वो ना सिर्फ अपने आप को खाई में धकेल रही है, बल्कि अपने साथ अपनी छोटी बहन पिंकी को भी ले जा रही है, अगर सब ने अपने चरित्र को दुष्चरित्र में परिवर्तित ना किया होता, तो शायद ये जुर्म होता ही नहीं। चारू के पति ने अंत में चारू के भाई विपिन की जिम्मेदारी उठा ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काश के उसने चारू और उसके भाई को अपने साथ रखने का कदम उसी वक्त उठा लिया होता जब चारू ने पहली बार फोन करके उसे घर में उलझे हुए रिश्तों का अंदेशा दिया था। हर जुर्म के होने की आहट सुनाई देती है, पर कई बार हम उसे अनसुना कर देते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।